गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है ताकि त्योहार को और अधिक उत्सवपूर्ण और आनंदमय बनाया जा सके। उत्साहपूर्ण माहौल चीनी संस्कृति के निरंतर विकास का एक जीवंत प्रमाण है। राष्ट्रपति शी ने गहराई से कहा, उत्कृष्ट पारंपरिक चीनी संस्कृति चीनी राष्ट्र की आध्यात्मिक जीवन रेखा है और उत्कृष्ट पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के बिना चीनी शैली का आधुनिकीकरण संभव नहीं है। चीनी वैज्ञानिकों ने हाल ही में ऑप्टिकल कम्युनिकेशन और 6G में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और वे फाइबर ऑप्टिक और वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के बीच क्रॉस नेटवर्क इंटीग्रेशन हासिल करने वाले दुनिया के पहले वैज्ञानिक बन गए हैं। उनके खुद से बनाए गए फाइबर वायरलेस इंटीग्रेटेड कन्वर्ज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम ने डेटा ट्रांसमिशन रेट का नया रिकॉर्ड बनाया है। ये कामयाबी 19 फरवरी की सुबह नेचर में ऑनलाइन पब्लिश हुई थी। पेपर के अनुरूपी लेखक और पेकिंग यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के वाइस डीन वांग शिंगचुन ने कहा कि ये सिस्टम फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन के डुअल मोड ट्रांसमिशन को समर्थन कर सकता है, जिससे इसकी एंटी इंटरफेरेंस क्षमता में काफी सुधार होता है। चीन ने विश्व व्यापार संगठन में सुधारों पर अपना व्यापक रुख स्पष्ट करते हुए एक महत्वपूर्ण नीति दस्तावेज पेश किया है। ये WTO सुधार प्रक्रिया शुरू होने के बाद से चीन द्वारा प्रस्तुत पहली विस्तृत नीति पेशकश है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि ये दस्तावेज, जिसका शीर्षक मौजूदा परिस्थितियों में WTO सुधारों पर चीन का रुख है, हाल ही में WTO को सौंपा गया। जानकारी के मुताबिक चीन का यह नीति दस्तावेज 3 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, चीन ने समावेशी वैश्वीकरण और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बनाए रखने के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। दूसरा, चीन ने प्रस्ताव दिया है कि विकास को WTO सुधारों के एजेंडे में सबसे केंद्रीय स्थान दिया जाना चाहिए। तीसरा, दस्तावेज में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत करने वाली सरकारी नीतियों पर चर्चा करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। साथ ही सदस्य देशों की अलग अलग आर्थिक प्रणालियों और विकास के चरणों का सम्मान करते हुए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए साझा सहमति बनाने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य ऐसा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार माहौल बनाना है जो उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप हो। चीन में वैज्ञानिकों के एक दल ने एक नई लिथियम बैटरी विकसित की है जो न केवल अत्यधिक ठंड और गर्मी में कुशलता से काम कर सकती है, बल्कि पारंपरिक बैटरियों की तुलना में अधिक सुरक्षित और लचीली भी है। जानकारी के मुताबिक थिएनजिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शू युनहुआ और साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर वांग फेई के नेतृत्व में शोध दल ने एक नए प्रकार की जैविक सामग्री विकसित की है जो बैटरी के सकारात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में काम करती है। ये शोध गुरुवार को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में ऑनलाइन प्रकाशित हुआ। आमतौर पर बैटरी बनाने में कोबाल्ट और निकल जैसे दुर्लभ और महंगे खनिजों का इस्तेमाल होता है, जिनकी खदानें सीमित हैं। इस नई बैटरी में इस्तेमाल होने वाली जैविक सामग्री आसानी से उपलब्ध है और पर्यावरण के लिए बेहतर है। यह बैटरी 0 से 70 डिग्री सेल्सियस के नीचे से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में बिना किसी समस्या के काम कर सकती है। ये क्षमता इसे दुनिया के सबसे ठंडे से लेकर सबसे गर्म क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बनाती है। इस बैटरी का ऊर्जा घनत्व 250 वाट घंटे प्रति किलोग्राम से अधिक है, जो आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी से भी बेहतर है। टीम अब इस तकनीक को प्रयोगशाला से बाजार तक ले जाने के लिए तेजी से काम कर रही है और जल्द ही इसकी व्यावसायिक उत्पादन लाइन स्थापित करने की योजना बना रही है। हाल ही में कई राष्ट्रीय नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को संदेश या पत्र भेजकर चीनी लोगों को अश्व वर्ष की बधाई दी। सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने कहा कि अश्व वर्ष जोश, महत्वाकांक्षा, साहस और फैसले लेने की क्षमता का प्रतीक है। उन्हें विश्वास है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दूरदर्शी और बुद्धिमान नेतृत्व में चीन अलग अलग क्षेत्रों में शानदार कामयाबी हासिल करता रहेगा। सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने कहा कि चीन ने लोगों को ध्यान में रखकर विकास की सोच अपनाई है और उच्च स्तरीय विकास पर ध्यान करते हुए अपनी 15वीं पंचवर्षीय योजना बनाने में एक लंबे समय का रणनीतिक दृष्टिकोण दिखाया है। सोमालिया इसकी बहुत तारीफ करता है और विकास को बढ़ावा देने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। उन्होंने चीन के लिए शांति, खुशहाली और ताकत की कामना की।
मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति फाउस्टिन आर्चांज टोयडेरा ने कहा कि मध्य अफ्रीकी गणराज्य हमेशा चीन को एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार मानता है और 4 बड़ी वैश्विक पहलों का मजबूती से समर्थन करता है और चीन के साथ मिलकर बहुपक्षवाद को अपनाने और दुनिया में शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करने को तैयार है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि फूत्सोंग ने बुधवार को जापान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, अगर उसने ताइवान मामले में हस्तक्षेप किया तो चीन उसे करारा जवाब देगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक में बोलते हुए फूत्सोंग ने कहा कि जापान के नेता हाल ही में ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के खिलाफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जापान ने सार्वजनिक रूप से चीन के ताइवान को अपने तथाकथित राष्ट्रीय उत्तरजीविता संकट से जोड़ा है और इस बारे में चर्चा की है कि कैसे वह अमेरिका जापान गठबंधन के आधार पर प्रतिक्रिया कर सकता है। फूत्सोंग ने कहा कि ऐसा करके जापान कथित सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार के तहत ताइवान मामले में सैन्य हस्तक्षेप करने की योजना बना रहा है। फूत्सोंग ने स्पष्ट किया कि जापान के ये तर्क कानूनी रूप से अमान्य है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक पराजित राष्ट्र के रूप में जापान के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि ये विचार संयुक्त राष्ट्र चार्टर के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और सभी शांतिप्रिय देशों को इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। फूत्सोंग ने जोर देकर कहा कि जापान किसी भी बहाने से ताइवान मामले में हस्तक्षेप करने के लिए तथाकथित सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करता है, यह चीन के खिलाफ आक्रमण होगा। उन्होंने कहा कि चीन ऐसी किसी भी कार्रवाई का करारा जवाब देगा। पेचिंग समय के अनुसार 18 फरवरी को मिलान कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक में चीनी एथलीट सु यिमिंग और शू मेंगथाओ ने पुरुषों के स्नोबोर्ड स्लोप स्टाइल और महिलाओं की फ्री स्टाइल स्कीइंग एरियल में एक के बाद एक स्वर्ण पदक जीते। चीनी टीम ने एक ही दिन में 2 स्वर्ण पदक जीते और 2 बार 5 स्टार रेड फ्लैग फहराया गया, जिससे अनगिनत चीनी लोगों में जोश भर गया। सु यिमिंग ने पुरुषों के स्नोबोर्ड स्लोप स्टाइल में शीतकालीन ओलंपिक में चीनी टीम का पहला स्वर्ण पदक जीता। पहले राउंड में सु यिमिंग ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके 82.41 पॉइंट स्कोर के साथ पहली रैंक हासिल की। अगले 2 राउंड में सु यिमिंग ने अपना लगातार प्रदर्शन बनाए रखा और आखिरकार अपने पहले राउंड के 82.41 स्कोर के आधार पर चैंपियनशिप जीत ली। यह सु यिमिंग का दूसरा शीतकालीन ओलंपिक स्वर्ण पदक है। इससे पहले उन्होंने 2022 पेचिंग शीतकालीन ओलंपिक में पुरुषों के स्नोबोर्ड बिग एयर में जीत हासिल की थी। खास बात यह है कि इसी दिन सु यिमिंग का 22वां जन्मदिन भी है। महिलाओं की फ्री स्टाइल स्कीइंग एरियल फाइनल में शू मेंगथाओ ने स्वर्ण पदक जीता। इस शीतकालीन ओलंपिक में चीनी प्रतिनिधिमंडल का ये दूसरा स्वर्ण पदक है। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं पंकज श्रीवास्तव आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे चीन की ऐतिहासिक कहानियों के कुछ अंश। तो अपने वायदे के अनुसार हम इस बार भी एक नई कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम आपको सुनाएंगे 2000 वर्ष पहले की भूमिगत सेना। कुछ वर्ष पहले बेल्जियम के एक समाचार पत्र में आवेगपूर्ण भाषा में पाठकों से एक अपील प्रकाशित हुई कि प्रिय पाठक, आप ललित कला भवन में जाकर देखें कि जब हम दीर्घकाल तक अंधेरे में रह रहे थे तब चीनी लोग क्या कर रहे थे। इस लेख में खुदाई से प्राप्त चीन के छिन राजवंश 221 से 207 ईसा पूर्व के प्रथम सम्राट चिन शी हुआंग के सैनिकों और घोड़ों की मूर्तियों की प्रदर्शनी, जिसका आयोजन 9वें दशक के आरंभ में यूरोपियों और अमेरिकी देशों में किया गया था, का परिचय दिया गया था। इन सैनिकों की मूर्तियों की ऊंचाई 1.8 मीटर है और मिट्टी से बने हृष्ट पुष्ट घोड़ों की ऊंचाई 1.5 मीटर और लंबाई 2 मीटर है। उन्होंने दर्शकों को बहुत आकर्षित किया था। इसे दुनिया का 8वां आश्चर्य भी कहा गया है। सम्राट छिन शी हुआंग की समाधि में दफनाई गई मूर्तियों की खोज से दुनिया में तहलका मच गया। न केवल ये मूर्तियां जीती जागती लगती हैं, बल्कि इस सेना की व्यूह रचना भी सुव्यवस्थित और भव्य नजर आती है। कहा जा सकता है कि ये 2000 साल पहले भूमि में गाड़ी गई एक बड़ी सेना है। 1974 के वसंत में शेंशी प्रांत की लिनथुंग काउंटी में सम्राट छिन शी हुआंग के मकबरे के पूर्व से 1.5 किलोमीटर दूरी पर ये मूर्तियां खुदाई से प्राप्त हुई हैं। कुल 3 बड़े गर्त मिले हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर है और जिनमें लगभग 8,000 मूर्तियां दफनाई गई हैं। पहले गर्त का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, जो 14,000 वर्ग मीटर है। इस गर्त के 2,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, जिसकी खुदाई की जा चुकी है, में ही मिट्टी से बनी 1,000 मूर्तियां, 30 घोड़े और 8 रथ प्राप्त हुए हैं।
दूसरे गर्त का क्षेत्रफल 6000 वर्ग मीटर है। इसमें 89 रथ, 200 घुड़सवार सैनिक और 600 पैदल सैनिकों की मूर्तियां मिली हैं। तीसरे गर्त का क्षेत्रफल सबसे छोटा केवल 520 वर्ग मीटर है। इसमें 4 घोड़ों से खींचे जाने वाला एक रथ और 68 रक्षकों की मूर्तियां हैं। अनुमान है कि ये कदाचित सेना का सदर मुकाम था। इन मूर्तियों से छिन राजवंश की शक्तिशाली सेना और हृष्ट-पुष्ट घोड़ों का प्रतिबिंब स्पष्ट हो जाता है। इनमें प्राचीन चीन की सेना की झलक भी मिलती है। शायद काम और ओहदों की विभिन्नता के अनुसार सैनिकों की मूर्तियों में कुछ वर्दी पहने हुए हैं, कुछ कवचधारी हैं, कुछ घोड़े पर सवार हैं, कुछ घोड़े के सामने खड़े हैं, कुछ खड़े होकर धनुष चढ़ा रहे हैं और कुछ एक घुटना टेक कर तीर चला रहे हैं। उनके हाव भाव अलग अलग हैं। कुछ सिर नीचे झुकाकर सोच विचार कर रहे हैं, कुछ बहुत दुखी होकर आकाश की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं, मानो वे अपनी जन्मभूमि की याद कर रहे हों। सम्राट चिन शी हुआंग के मकबरे में दफनाई गई सैनिकों और घोड़ों की मूर्तियों की व्यूह रचना को देखकर उस काल के युद्ध का दृश्य स्पष्ट हो जाता है। छिन राजवंश के प्रथम सम्राट लाखों सैनिकों को लेकर घोड़े पर सवार हुए चीन के एकीकरण करने का युद्ध चला रहे थे। इन जीती जागती मूर्तियों को देखकर लोग छिन राजवंश के मशहूर सेनापतियों के कारनामों की कल्पना कर सकते हैं। छिन शी हुआंग को 13 वर्ष की उम्र में ही सिंहासन पर बैठाया गया। 238 ईसा पूर्व में 22 वर्षीय छिन शी हुआंग ने स्वयं राज सत्ता संभाल ली। 8 वर्ष बाद इस युवा राजा ने पूर्वी चीन के 6 राज्यों को समाप्त कर चीन का एकीकरण करने के लिए युद्ध छेड़ दिया था। छिन राज्य के राजा युद्ध में इसलिए जीत सके थे क्योंकि उनके पास कई वीर सेनापति थे, जिनमें 2 विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। एक थे वांग चियन। वे एक प्रसिद्ध बुजुर्ग सेनापति थे। वे बचपन से ही छिन सेना में काम करते थे और उनको युद्ध संबंधी अनेक समृद्ध अनुभव थे। वांग चियन का बेटा वांग पन भी दूसरा प्रसिद्ध सेनापति था। छिन राजा द्वारा 6 राज्यों को समाप्त करने के युद्ध में वांग चियन और उनके पुत्र ने 5 राज्यों को समाप्त कर दिया था। 229 ईसा पूर्व में वांग चियन ने लाखों सैनिकों को लेकर उत्तर पूर्वी भाग के चाओ राज्य पर हमला किया, किंतु चाओ राज्य ने अपने मशहूर सेनापति ली मू को उनका मुकाबला करने के लिए भेजा। क्योंकि शक्तिशाली छिन सेना अचानक चाओ राज्य पर टूट पड़ी थी, इसलिए बुजुर्ग और अनुभवी सेनापति ली मू ने आज्ञा दी कि उनसे तुरंत मुठभेड़ न की जाए, केवल अपनी किलेबंदी मजबूत कर ली जाए, ताकि जब छिन सेना थक जाए तब उन पर प्रहार किया जाए। ली मू ने इसी रणनीति के सामने छिन सेनापति वांग चियन के पास कोई उपाय न रहा, इसलिए छिन राज्य ने चाओ राज्य के विश्वासघातकों को भड़काया और ये अफवाह फैला दी कि सेनापति ली मू विद्रोह कर रहा है। मूर्ख चाओ राजा ने ये सुनकर फौरन ली मू की हत्या करवा दी और ली मू का स्थान दूसरे ने ले लिया। इस अवसर का लाभ उठाकर वांग चियन ने चाओ सेना को परास्त कर दिया और चाओ राज्य की राजधानी हानतान पर अधिकार कर लिया। चाओ सम्राट को आत्मसमर्पण करना पड़ा। बाद में वांग चियन ने छिन राजा की आज्ञा पर उत्तर की ओर कूच कर येन राज्य पर हमला किया। उनके नेतृत्व में छिन सेना ने आगे बढ़कर 226 ईसा पूर्व में येन राज्य की राजधानी पर भी अधिकार कर लिया। विजय पाने के बाद वांग चियन राजप्रासाद में लौटे। इसके पश्चात छिन राजा ने सेनापतियों के साथ विचार विमर्श करके छू राज्य पर हमला करने की तैयारी की। युवा सेनापति ली शिन ने छू राज्य पर आक्रमण के लिए केवल 2 लाख सैनिकों को लेकर खुद इसका सेनापति बनने की इच्छा प्रकट की। ये सुनकर छिन राजा ने बुजुर्ग सेनापति वांग चियन की राय पूछी। वांग चियन ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, छू एक बड़ा राज्य है, हमें उसे नगण्य नहीं समझना चाहिए। हमें कम से कम 6 लाख सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी। छिन राजा ने वांग से कहा, आप वृद्ध हो चुके हैं, आप दुश्मनों से क्यों डरते हैं? सेनापति ली शिन युवक हैं और वीरतापूर्वक युद्ध करने में निपुण भी हैं, उन्हें जाने दिया जाए। तब ली शिन 2 लाख सैनिकों को लेकर छू राज्य पर आक्रमण करने रवाना हुआ। वांग चियन बहुत क्रोधित हुए, इसलिए अपने पद से इस्तीफा देकर जन्मभूमि लौट आए। परंतु आत्मश्लाघी ली शिन को छू सेना के विरुद्ध हार खानी पड़ी और वो तुरंत अग्रिम मोर्चे से भाग निकला। अब जाकर छिन राजा को वांग चियन की बात पर विश्वास हुआ और उन्होंने वांग से क्षमा मांगी। साथ ही उन्होंने ये वचन दिया कि वे अब से वांग की राय अवश्य सुनेंगे। उन्होंने वांग चियन को पुनः सेनापति के पद पर नियुक्त किया। वांग चियन 6 लाख सैनिकों को लिए जाने की राय पर अड़ा रहा। छिन राजा ने उसका परामर्श स्वीकार किया। 223 ईसा पूर्व में वांग चियन ने छू सेना को चकनाचूर कर दिया और छू की राजधानी पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार छू राज्य समाप्त हो गया। इसी समय में वांग चियन के पुत्र वांग पन ने वेई और छी दोनों राज्यों को भी समाप्त कर दिया। 221 ईसा पूर्व में छिन राजा ने चीन का एकीकरण किया। इसी वर्ष छिन राजा ने अपने को सम्राट बनने की औपचारिक रूप से घोषणा की। यही चीन के इतिहास में छिन राजवंश के प्रथम सम्राट छिन शी हुआंग थे। 6 राज्यों को समाप्त करने के पश्चात छिन सम्राट ने उत्तर चीन के हुणों और दक्षिण चीन के पाइज्वे लोगों को भी पराजित किया। इससे उन्होंने चीन के इतिहास में प्रथम एकीकृत बहुजातीय देश का निर्माण किया। हुणों के विरुद्ध हुए युद्ध में प्रसिद्ध सेनापति मंग थियन ने बड़ा योगदान किया था। उनके दादा मंग आओ, पिता मंग ऊ और छोटा भाई मंग ई सभी छिन राज्य के महत्वपूर्ण सेनापति थे। 6 राज्यों को नष्ट करने के पश्चात छिन सम्राट ने मंग थियन को तुरंत ही 3 लाख सैनिकों को लेकर उत्तर चीन में तैनात हुण सेना पर प्रहार करने की आज्ञा दी। मंग थियन ने वांगहो नदी के दक्षिणी भाग में हाथाओ इलाके पर फिर से कब्जा कर लिया। बाद में छिन सम्राट ने सीमावर्ती क्षेत्रों पर शासन को मजबूत बनाने के लिए मंग थियन को आदेश दिया
कि पश्चिम के लिनथाओ से पूर्व के लियाओतुंग तक एक लंबी दीवार का निर्माण किया जाए। समा छिन द्वारा लिखित ऐतिहासिक अभिलेख में इस बात का भी वर्णन है कि हूण के मुखिया मंगथियन से डरते रहते थे, जबकि छिन शी हुआंग तो मंगथियन का आदर करते थे। वांगचिन और मंगथियन न केवल युद्ध निर्देशन में निपुण थे, बल्कि वे अपने सैनिकों के साथ मिलकर उनकी कठिनाइयां दूर करने पर भी ध्यान देते थे और उनके विचारों को खूब समझते थे। ऐतिहासिक अभिलेख में वांगचिन की जीवनी में लिखा है कि जब वांगचिन 6 लाख सैनिकों को लेकर छू राज्य पर हमला कर रहे थे, तब छू सेना ने निर्णायक लड़ाई लड़ने से बचने की कोशिश की। ऐसी परिस्थिति में वांगचिन ने जल्दबाजी से काम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने सैनिकों की अच्छी देखभाल की, उनके साथ खान-पान भी किया, सैनिकों के भोजन को बेहतर बनवाया और सैनिकों के आराम पर भी बहुत ध्यान दिया। इनसे सैनिक बहुत प्रभावित हुए थे, इसलिए उन्हें युद्ध में बहुत उत्साह आया। अंत में उन्होंने एक ही बार में दुश्मनों का खात्मा कर दिया। उस जमाने में वांगचिन और मंगथियन के सैनिकों की व्यूह रचना का उल्लेख इतिहास में कहीं नहीं मिलता, लेकिन खुदाई से प्राप्त सम्राट छिन शी हुआंग के सैनिकों और घोड़ों की मूर्तियों से हमें 2000 वर्ष के पहले छिन सेना की बहादुरी की झलक मिलती है। उन टोपी पहने गंभीर मुद्रा की मूर्तियों को देखकर हमें वृद्ध सेनापति वांगचिन और मंगथियन की याद आती है, और बड़ी मूंछों वाले गोल मटोल खुली आंखों वाले सैनिकों का दर्शन करते समय हम कई लाख छिन सैनिकों की बहादुरी की कल्पना भी कर सकते हैं। इन मूल्यवान मूर्तियों से प्राचीन चीन की शक्ति स्पष्ट हो जाती है। चीन के सुप्रसिद्ध भाषा तत्वविद वांग ली ने अपनी कविता में लिखा है, प्राचीन काल में 6 राज्यों को नष्ट करने वाले हैं ये सैनिक, आज केवल मूर्तियां उनकी रखी हैं मकबरे में। हम इन मूर्तियों को देखकर प्राचीन चीनी जनता की असाधारण प्रतिभा और बुद्धि को समझ सकते हैं। ठीक जैसे सिंगापुर से आए एक दोस्त ने कहा है, ये मूर्तियां दुनिया के आश्चर्यों में एक हैं और चीनी राष्ट्र का गौरव भी हैं। श्रोता मित्रों, ये था 2000 वर्ष पहले की भूमिगत सेना। अगली बार हम फिर एक नई कड़ी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि थांग भिक्षु के साथ दोबारा मिलकर वानर को बहुत खुशी होती है और वे सब मिलकर पश्चिम की अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखते हैं। हस्ती राजा अपनी राजधानी से बाहर आकर उनको विदा देता है और उनके साथ अपनी पुत्री को ले जाकर वापस लौट आने के लिए उन सब को धन्यवाद देता है। बाद में वे सब यात्रा पर निकल पड़ते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। भूख लगने पर वे खा लेते, प्यास लगने पर पानी पी लेते, दिन भर चलते रहते और रात में कहीं रुक कर आराम कर लेते। अब तक वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन आ गया था। गुरु और शिष्य यात्रा का मजा लेते चले जा रहे थे, तभी अचानक उन्होंने एक पर्वत को अपना रास्ता रोके हुए खड़ा देखा। थांग भिक्षु ने चेतावनी दी, शिष्यों जरा सावधान रहना, मुझे चिंता हो रही है कि कहीं बाघ और भेड़िए हमारे लिए इस ऊंचे पर्वत को पार करने में बाधक सिद्ध न हो। वानर बोला, आपको इतना ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे रहते आसमान टूटने पर भी आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। फिर आप भेड़ियों और बाघों से क्यों डर रहे हैं? तभी अचानक उन्हें एक लकड़हारा दिखा। वह चिल्लाया, अपने पश्चिम की यात्रा में पर्वत के लिए यही रुक जाओ। मैं आप लोगों को सावधान कर देना चाहता हूँ। इस पर्वत पर हिंसक पिशाचों और भयानक भेड़ियों का एक झुंड रहता है। वे पश्चिम की ओर जाने वाले पूर्व के यात्रियों को खा डालते हैं। यह सुनकर सांचांग तो हक्का बक्का रह गया। वानर बोला, गुरुदेव आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं जाकर सब पता करके आता हूँ। उसके बाद वानर भाई गया और सब कुछ पता करने लग गया। लकड़हारे ने पूछा, आदरणीय भंते, आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? वानर ने उससे बताया, बड़े भाई आपको सच बताऊं, हम लोग तो पूर्व से आ रहे हैं और धर्म ग्रंथ लेने पश्चिम जा रहे हैं। वे पिशाच और भेड़िए यहाँ कब से रहते हैं? वे अपने काम में निपुण हैं भी या नौसिखिए हैं? जरा उनके बारे में सब कुछ मुझे बता दे, ताकि मैं इस पर्वत के और बाकी स्थानीय देवताओं के द्वारा उनको यहाँ से भगाने का इंतजाम करवा दूं। यह सुनकर लकड़हारा हंसते हंसते दोहरा होने लग गया। उसने कहा, तुम तो सचमुच में कोई पागल भिक्षु लगते हो। वानर ने कहा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। लकड़हारा बोला, अगर तुम फालतू बात नहीं कर रहे हो तो तुमने ये क्यों कहा कि तुम उनको यहाँ से भगाने का इंतजाम कर दोगे? वानर ने जवाब दिया, मुझे तो तुम उन पिशाचों और भेड़ियों के कोई निकट संबंधी लगते हो जो इतनी फालतू बातें करके हमारा रास्ता रोककर खड़े हो गए हो। अगर उनके निकट संबंधी ना भी हो तो तुम उनके पड़ोसी या फिर दोस्त तो जरूर ही होगे। फिर से हंसते हुए लकड़हारा कहने लगा, पागल भिक्षु, तुम तो अपनी सीमा पार कर रहे हो। मैं तो अच्छे उद्देश्य से ही तुम्हें अच्छे रूप से चेतावनी देने यहाँ आया हूँ। मैं तो तुम्हें अपनी यात्रा में हर पल सावधान रहने को कह रहा हूँ और तुम मुझे ही उन पिशाचों का दोस्त बना रहे हो। वानर ने जवाब दिया, अगर वे आकाश के दैत्य होंगे तो मैं उनको जेठ सम्राट के पास भिजवा दूंगा। अगर वे धरती के दैत्य हुए तो मैं उन्हें धरा प्रासाद में भिजवा दूंगा। पश्चिमी दैत्यों को बुद्ध के निकट और पूर्वी दानवों को मनीषी के पास जाना पड़ जाएगा। उत्तर के दैत्यों को उत्तर के सत्य सैनिक सम्राट और दक्षिण दानवों को अग्निदेव के पास भिजवाऊंगा। ड्रैगन आत्माओं को सागर देव और दानवों को यमराज के पास भेज दूंगा।
उन सब के जाने के लिए एक ना एक दिन तय है और मैं उन सारी जगहों के अधिकारियों से अच्छी तरह से परिचित हूँ। मुझे तो केवल आदेश लिखना पड़ेगा और वे सभी उसी रात को वहाँ झटपट भिजवा दिए जाएंगे। लक्कड़हारा व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहने लगा, पागल भिक्षु, भले ही तू मेघों के बीच में यात्रा कर लेता हो और भले ही तूने कुछ जादू भी सीख लिए हो, चाहे तू कुछ दुष्ट आत्माओं को भगाने और दानवों को पकड़ने में सफल भी हो जाता हो, लेकिन ये तो तू अच्छी तरह से समझ ले कि तेरा पाला इतने ज्यादा अधम और दुष्ट प्रकृति के राक्षसों से पहले कभी नहीं पड़ा होगा। वानर ने पूछा, उनमें ऐसी कौन सी दुष्टता भरी है? लक्कड़हारे ने जवाब दिया, यह पर्वत आर पार प्रायः 200 कोस फैला हुआ है। इसे समतल शीर्ष पर्वत कहा जाता है। इसमें कमलपुष्प नामक एक गुफा है जिसमें 2 दानव सरदार रहते हैं। वे भिक्षुओं को पकड़ने के लिए इतने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि उन्होंने जिस भिक्षु को अपना खाना बनाने का तय कर रखा है उसका चित्र बनाकर अपने पास रख लिया है। उस भिक्षु का नाम भी उन्हें पता है। जानता है, उस भिक्षु को थांग भिक्षु कहा जाता है। अब अगर तुम लोग थांग के अलावा अन्य किसी क्षेत्र से आए हुए हो तब तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारा आना वहीं से हुआ है तो तुम बिल्कुल भी आगे मत बढ़ना। वानर कहने लगा, हम तो सचमुच थांग देश के ही भिक्षु हैं। लक्कड़हारा बोला, तब तो वे तुम्हें जरूर खा जाएंगे। वानर ने पूछा, हम तो सच में सौभाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली। केवल हमें पता नहीं है कि वे हमें किस तरह खाएंगे। लक्कड़हारे ने पूछा, तुम किस तरह खाया जाना पसंद करोगे? वानर ने जवाब दिया, अच्छा हो कि अगर वे पहले मेरा सिर खाएं। हाँ, अगर उन्होंने पहले मेरे पाँव खाना शुरू कर दिया तो मुझे बहुत दर्द होगा। लक्कड़हारे ने पूछा, वे पहले तुम्हारा सिर खाएं या पैर, से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? वानर बोला, तुम्हें तो इसका कोई अनुभव है ही नहीं। अगर उन्होंने पहले मेरा सिर खाना शुरू कर दिया तो एक ही बारी में उसे काट लेंगे और मैं तुरंत मर जाऊंगा। उसके बाद भले ही वे मुझे तले, चर्बी में भुने, पानी में उबालें, मुझे जरा सा भी दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर उन्होंने मुझे पाँव से खाना शुरू कर दिया तो पहले तो मेरे टखने चबाएंगे, फिर मेरे पाँव चबाएंगे और चबाते चबाते वे मेरी कमर तक आ पहुँचेंगे। इस बीच तो मैं जिंदा ही बना रहूंगा ना, और मुझे बहुत दर्द होता रहेगा। ये तो किश्तों में दर्द भोगने जैसा हो जाएगा। मुझे तो निरंतर कष्ट होता रहेगा। बिना डरे महान मनीषी का एकमात्र विचार हमेशा ही थांग भिक्षु की रक्षा करना ही रहता था। वह लक्कड़हारे को वहीं छोड़कर जल्दी ही वापस लौट आया। पर्वत के किनारे खड़े घोड़े के पास उसने कहा, गुरुदेव, कोई खास बात नहीं है। ये सच है कि इस पर्वत पर कुछ दुष्ट आत्माओं का रहना है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग कायर होने की वजह से उनसे डरते रहते हैं। आपके पास मेरे रहते आपको उनसे डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, इसलिए चलिए हम आगे बढ़ें। यह सुनकर सांचांग आश्वस्त हो गया और उसका घोड़ा वानर के पीछे पीछे चलने लग गया। चलते चलते उन्होंने तय किया कि वह लक्कड़हारा कुछ समय पहले ही कहीं गायब हो गया था। सांचांग ने पूछा, हमें संदेश देने वाला लक्कड़हारा कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? शूकर ने कहा, हमारा भाग्य ही कितना खोटा है, हमें दिन में ही भूत से मिलना पड़ गया। वानर बोला, जरूर ही वह और ज्यादा जलावान की खोज में जंगल के अंदर चला गया होगा, मैं देख लेता हूँ। उस भव्य महान मनीषी ने सारा जंगल खोज डाला, लेकिन उसे उस लक्कड़हारे का कोई सुराग कहीं नहीं दिखाई दिया। फिर उसने अपने मेघों पर चढ़कर अपनी नजर घुमाई। वहाँ पर उसको उस दिन का कर्तव्यरत देवता दिख गया। वह उछलकर उसके पास पहुंचा और बार बार लोमश दानव अपशब्द कहने के बाद उससे पूछने लगा, तुमने अपना रूपांतरण कर वह नाटक करने की बजाय मुझे सीधे सीधे क्यों नहीं कह दिया? वह बोला, मुझे माफ कर दीजिए, आपको चेतावनी देने में थोड़ी देरी हो गई। इन पिशाचों की जादुई शक्ति सचमुच बहुत प्रचंड है। वे अनेकानेक रूपांतरण करने में सक्षम हैं। उनसे अपने गुरुदेव की रक्षा करने में आपको अपनी पूरी दक्षता और चतुराई का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। अगर आप जरा से भी असावधान हुए तो आपके लिए पश्चिमी स्वर्ग पहुँच पाना असंभव हो जाएगा। वानर ने कर्तव्यरत देवता से विदा ली। अपना मेघ नीचे उतारकर पर्वत पर चलते समय वह व्यग्र और चिंतित हो रहा था। उसने सांचांग, शूकर और भिक्षु रेतात्मा को आगे बढ़ते देखा। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि सांचांग और उसके शिष्य पश्चिम की तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ रहे होते हैं। अचानक उन्हें एक बहुत बड़ा पहाड़ अपना रास्ता रोके हुए दिखाई देता है। उसके बाद उनकी मुलाकात एक लक्कड़हारे से होती है जो उन्हें बताता है कि इस पहाड़ पर बहुत सारे दैत्य और पिशाच रहते हैं, इसलिए उन्हें सावधान रहना होगा। वानर के बार बार समझाने के बावजूद भी वह लक्कड़हारा उसी बात पर अड़ा रहता है कि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहाँ के दैत्य ने सांचांग को अपना खाना बनाने का सोचा हुआ है। यह सुनकर वानर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन सभी को आश्वस्त करता है कि आगे बढ़िए, आगे कुछ नहीं होगा। उसके बाद जब वह स्थानीय देवता से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ रहने वाले दैत्य और पिशाचों का सचमुच बहुत बड़ा बोलबाला है और वे लोग बहुत खतरनाक हैं, जिसे सुनकर वानर थोड़ा बहुत चिंता करने लगता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। वानर ने कर्तव्य देवता को विदा कर दिया। अपना मेघ नीचे उतारकर पर्वत से चलते समय वह व्यग्र और चिंतित हो रहा था। उसने सांचांग, शूकर और भिक्षु रेतात्मा को आगे बढ़ते देखा। उसने सोचा, अगर मैंने गुरुदेव को सारी बात साफ साफ कह दी तो वे उसे सह नहीं पाएंगे और रोने लग जाएंगे, लेकिन अगर उनसे कुछ नहीं कहा तो वे अंधेरे में रहेंगे और उनको असली बात का पता नहीं चल सकेगा।
फिर अगर दानवों ने उन्हें पकड़ लिया तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अच्छा यही रहेगा कि मैं पहले शूकर से बात कर लूं। मैं उसको उन दैत्यों से युद्ध करने के लिए आगे भिजवा देता हूँ। अगर वह जीत गया तो ठीक है, अच्छी बात रहेगी, लेकिन अगर वह हार गया तो दानव उसे बंदी बना लेंगे, तब मैं जाकर उसे छुड़ा लूंगा। इस तरह मुझे अपनी शक्ति दिखाने का मौका भी मिल जाएगा और प्रसिद्धि प्राप्त करने का मौका भी। यह सब सोचते हुए उसे यह चिंता भी हो रही थी कि कहीं शूकर इस झमेले में पड़ने से मना न कर दे और उल्टे ही वह खुद ही सांचांग द्वारा रक्षित होने की कोशिश न करने लग जाए। वानर ने तय किया कि वह शूकर को युद्ध करने के लिए मजबूर कर देगा। अब महान मनीषी ने एक छल किया। उसने अपनी आंखें मलकर उनसे पानी निकाल लिया और फिर वह गुरुदेव के पास जा पहुंचा। उसे आता देखकर शूकर भिक्षुरेतात्मा से कहने लगा, अपनी बहंगी नीचे रख दो और गठरी खोलकर सारा सामान बाहर निकाल लो, हम दोनों उसे बांट लेंगे। भिक्षुरेतात्मा ने पूछा, बांट लेंगे से तुम्हारा क्या मतलब है? शूकर बोला, उसे हम आपस में बांट लेंगे, फिर तुम प्रवमान सिकता नदी में लौटकर दोबारा दानव बन जाना और मैं अपनी पत्नी से मिलने काऊ ग्राम चला जाऊंगा। हम इस सफेद घोड़े को बेचकर उस पैसे से गुरुदेव को बूढ़े हो जाने के बाद जिस कफन की जरूरत पड़ेगी वह खरीद लेंगे, फिर पश्चिमी स्वर्ग जाने की बजाय अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। यह सुनकर सांचांग ने कहा, यात्रा के बीच में ही तुम लोग ऐसी फालतू बातें कैसे करने लग गए हो? शूकर बोला, मूर्खतापूर्ण बातें कौन कर रहा है? मैंने जो कुछ भी कहा मैं उसे दोबारा कह सकता हूँ। क्या आप देख नहीं रहे कि वानर की आंखों में आंसू बह रहे हैं? वह तो एक ऐसा सुदृढ़ प्राणी है जिसे ना आसमान में जाते हुए डर लगता है, ना पाताल में। काट दिए जाने, जला दिए जाने या तेल में उबाल दिए जाने से भी वह नहीं डरता। अब जब वह इतना उदास होकर आंसू बहाता चला आ रहा है तो यह जरूर हो सकता है कि इस ऊत प्रपातों से लदे पर्वत पर ऐसे भयंकर पिशाचों और भेड़ियों का वास हो जिनसे हम जैसे दुर्बल और कमजोर प्राणी बिल्कुल बचकर नहीं निकल सकेंगे। सांचांग ने झिड़का, मूर्खतापूर्ण बातें करना बंद करो, मैं उससे पूछ लेता हूँ। फिर उसने वानर से कहा, मुझे साफ बताओ, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? तुम रो क्यों रहे हो? क्या इस तरह तुम हम सबको डरा देना चाहते हो? वानर ने जवाब दिया, जिस व्यक्ति ने अभी अभी हमें संदेश दिया था वह आज का कर्तव्यरत देवता था। उसने मुझे बताया कि यहाँ रहने वाले दुष्ट पिशाच इतने भयंकर और उग्र हैं कि उनके पंजों से बच निकलना बहुत मुश्किल होगा। उसने ये भी कहा कि हम इन उतुंग पर्वतों के पार जाने में बिल्कुल सफल नहीं हो सकेंगे। हमारा यहीं से कहीं और लौट जाना सही रहेगा। इस समाचार से सांचांग डर के मारे कांप उठा। वह वानर का व्याघ्र चर्म वाला लहंगा खींचते हुए कहने लगा, आधी रात खत्म कर लेने के बाद तुम अब वापस लौटने का विचार क्यों करने लग गए हो? वानर बोला, मैं झिझक नहीं रहा, लेकिन हम इतनी ज्यादा दुष्ट आत्माओं से कैसे लड़ सकेंगे? भट्टी में पड़े लोहे के टुकड़े से केवल कुछ कीलें ही तो बनाई जा सकती हैं। सांचांग ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, अकेले तुम्हारे लिए यह काम करना बिल्कुल मुश्किल होगा। क्लासिकी सैन्य ग्रंथ में भी कहा गया है, मुट्ठी भर लोग अधिक संख्यक लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन मेरे साथ शूकर और भिक्षुरेतात्मा भी तो हैं। इनका तुम अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। तुम तीनों मिलकर मार्ग प्रशस्त करने और मुझे पर्वत के पार ले जाने की कोशिश करो, बाद में तुम्हें उचित पुरस्कार दे दिया जाएगा। वानर भाई के नाटक ने सांचांग के मुंह से यह बात कहलवा दी, इसलिए उसने अपने आंसू पोंछ डाले और कहा, गुरुदेव, अगर शूकर मेरी बताई 2 बातें कर दे तो आपकी इच्छा अनुसार आपको इस पर्वत के पार जाने की 1/3 संभावना हो सकती है, लेकिन अगर उसने ये दोनों काम नहीं किए तो आपको कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। शूकर बोला, भाई, अगर हम लोग पर्वत पार न कर सके तो हमें यहीं से अलग हो जाना चाहिए। मुझे तो इस झमेले से दूर ही रखिए। सांचांग ने कहा, शिष्य, पहले अपने भाई से पूछ तो लो कि वह तुमसे क्या काम करवाना चाहता है। उस मंद बुद्धि ने पूछा, भाई, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? वानर ने जवाब दिया, तुम गुरुदेव की रक्षा करते रहो और पर्वत पर पहरा लगाते रहो। शूकर बोला, गुरुदेव की रक्षा करने पर तो मुझे उनके साथ ही रुका रहना पड़ेगा और पहरा लगाने में मुझे यहाँ वहाँ घूमते रहना होगा। तब मुझे एक ही समय में ठहरे रहने और घूमते रहने के लिए कैसे कह रहे हो? मैं ये दोनों काम साथ साथ बिल्कुल नहीं कर सकता। वानर ने कहा, मैं तुमसे दोनों काम साथ साथ करने को नहीं कह रहा, मैं तो इनमें से केवल एक काम करवाना चाहता हूँ। शूकर मुस्कुराते हुए बोला, वह कहीं ज्यादा आसान होगा। अगर मैं अभी भी समझ नहीं सका कि गुरुदेव की रक्षा करने और पर्वत पर पहरा लगाने से आपका असली मतलब क्या था, कृपया आप ही मुझे बता दें कि आपकी मुझसे क्या अपेक्षाएं रहेंगी। फिर मुझे जो भी काम योग्य लगेगा मैं वो कर दूंगा। वानर ने बताया, गुरुदेव की रक्षा करने से मेरा मतलब ये है कि अगर वे कहीं घूमने जाएं तो तुम उनकी मदद करते रहोगे। अगर वे भोजन करना चाहें तो तुम उनके लिए कहीं से भिक्षा मांग लाओगे। अगर वे भूखे रह गए तो तुम्हें मार पड़ेगी। अगर उनका मुंह जरा सा भी पीला पड़ा तो भी तुम्हें ही मार पड़ेगी और अगर वे जरा से भी कमजोर हो गए तो तुम्हें पीटा जाएगा।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें, रोजमर्रा की चीनी भाषा।
用你的母语学汉语，每日汉语。ये चैना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों को सावधान का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता दोस्तों को राकेशवत्स का भी नमस्कार। पिछले पाठ में हमने विश्वविद्यालय में कक्षा में पूछे जाने वाले कुछ उपयोगी चीनी वाक्य सीखे थे। अब आज के मुख्य वाक्य। 怎么办借书证？ पुस्तकालय कार्ड के लिए आवेदन कैसे किया जाता है? 这些书可以外借吗？ क्या ये पुस्तकें उधार ली जा सकती हैं? 这儿有外文书刊报纸吗？ क्या यहाँ विदेशी भाषा की पुस्तकें, पत्रिकाएं व अखबार हैं? 点击这儿。 यहाँ क्लिक कीजिए। शाओथांग जी, आपको पता है कि उस दिन हम पुस्तक की दुकान पर गए थे, लेकिन आज मैं पुस्तकें उधार लेने के लिए पुस्तकालय जाना चाहता हूँ। अच्छी बात है। हम सारी पुस्तकें खरीद तो नहीं सकते, इसलिए पुस्तकालय में जाकर पढ़ने के लिए पुस्तकें उधार लेना अच्छी बात है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पुस्तकालय को चीनी भाषा में क्या कहा जाता है। पुस्तकालय को चीनी भाषा में कहा जाता है图书馆।图书馆। और पुस्तकालय कार्ड को चीनी में कैसे कहा जाता है? पुस्तकालय कार्ड के बिना तो पुस्तकें उधार नहीं ले सकते। सही बात है। पुस्तकालय कार्ड को चीनी भाषा में कहा जाता है 借书证। 借书证。 借书का मतलब है पुस्तक उधार लेना। 借书 证का मूल मतलब है प्रमाण। यह मतलब कार्ड से है। 证 借书证। 借书证। लेकिन मेरे पास पुस्तकालय कार्ड नहीं है, तो इसके लिए मैं कैसे आवेदन करूंगा? आप कह सकते हैं 怎么办借书证？ 怎么办借书证？ 怎么 का मतलब है कैसे। 怎么 办 का मतलब है आवेदन करना। 办 借书证 पुस्तकालय कार्ड। 借书证。 怎么办借书证？ 怎么办借书证？ पुस्तकालय कार्ड के लिए आवेदन कैसे किया जाता है? सुने आज के पाठ की पहली बातचीत। 怎么办借书证？ 你需要准备一张1寸的照片以及10块钱的工本费。 अच्छा, अब मेरे पास पुस्तकालय कार्ड है, तो आप ये बताइए कि ये कैसे पूछें कि क्या ये पुस्तकें उधार ली जा सकती हैं? आप पूछ सकते हैं 这些书可以外借吗？ 这些书可以外借吗？ 这些书 ये पुस्तकें। 这些书 可以 का अर्थ है सकना। 可以 外借 का अर्थ है उधार लेना। 外借 这些书可以外借吗？ 这些书可以外借吗？ क्या ये पुस्तकें उधार ली जा सकती हैं? आइए सुने आज के पाठ की दूसरी बातचीत। 这些书可以外借吗？ 不可以，这是图书馆的规定。 शाओथांग जी, और अगर हमें ये पूछना हो कि क्या यहाँ विदेशी भाषा की पुस्तकें, पत्रिकाएं व अखबार हैं, तो क्या हम चीनी में ऐसे कहेंगे 这有外文书刊报纸吗? क्या यहाँ विदेशी भाषा की पुस्तकें, पत्रिकाएं व अखबार हैं? बिल्कुल ठीक। हमें ये पुस्तकालय के किसी कर्मचारी से पूछना चाहिए 这儿有外文书刊报纸吗？ 这儿有外文书刊报纸吗? 这儿 का मतलब है यहाँ, यानी कि इस पुस्तकालय में। 这儿 有 का मतलब है होना। 有 外文 का अर्थ है विदेशी भाषा। 外文 书刊 का मतलब है पुस्तकें व पत्रिकाएं। 书刊 报纸 का मतलब है अखबार। 报纸这儿有外文书刊报纸吗？ 这儿有外文书刊报纸吗? क्या यहाँ विदेशी भाषा की पुस्तकें, पत्रिकाएं व अखबार हैं? आइए सुने आज के पाठ की तीसरी बातचीत। 这儿有外文书刊报纸吗？ 当然有了，就在2楼阅览室。
शाओथांग जी, अब हम कीबोर्ड के पास बैठे हैं, पर मुझे पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक सूची कैसे ढूंढी जाए। आप यहाँ क्लिक कीजिए, 点击这儿 शाओथांग जी, क्या आप फिर एक बार बोल सकती हैं? अवश्य, 点击这儿 यहाँ क्लिक कीजिए। 点击这儿 点击 का मतलब है क्लिक और 这儿 का मतलब है यहाँ। 点击这儿 यहाँ क्लिक कीजिए। तो आइए सुने आज के पाठ की जाती बातचीत। 怎么进入目录查询？ 点击这儿， अब हम आज की सारी बातचीत सुने। बातचीत 1, 怎么办借书证？ 你需要准备1张1寸的照片以及10块钱的工本费。 बातचीत 2, 这些书可以外借吗？ 不可以，这是图书馆的规定。 बातचीत 3, 这儿有外文书刊报纸吗？ 当然有了，就在2楼阅览室。 बातचीत 4, 怎么进入目录查询？ 点击这儿。 ये थी आज की सारी बातचीत। आज का पाठ यहीं तक। अब शाओथांग और राकेश वत्स को आज्ञा दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।